नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 पाठ सामाजिक का 13वां पाठ है। इसमें हम वर्धन वंश की चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश को कंप्लीट कर लिया था। जिन विद्यार्थियों ने इनको नहीं देखा वो विद्यालय की जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर मैंने भी खुद का अपना पर्सनल चैनल है उस पर भी आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश के बाद हम अपनी पुस्तक के अनुसार वर्धन वंश की चर्चा करेंगे। वर्धन वंश के जितने भी राजा हुए मैंने यहाँ पहले ही लिख दिए। तो चर्चा करते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश को कुशेभूति वंश भी कहते हैं। कारण है कुशेभूति वंश कहने का, क्योंकि कुशेभूति वंश है जो वर्धन वंश है इसकी स्थापना 6ठी ईस्वी यानी 6ठी ईस्वी में कुशेभूति ने थानेश्वर में की थी। तो कहने का मतलब है 6ठी ईस्वी में कुशेभूति नाम का एक व्यक्ति था, उसने थानेश्वर में इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको कुशेभूति वंश भी कहते हैं और वर्धन वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश का तात्पर्य इसके जितने भी राजा हुए कुशेभूति के बाद उन सब ने अपने नाम के पीछे आपको दिख रहा होगा वर्धन यानी प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ऐसे सबने वर्धन मतलब नाम के पीछे वर्धन लगाया, इसलिए इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कुशेभूति वंश क्यों कहते हैं कि कुशेभूति नामक व्यक्ति ने 6ठी ईस्वी में थानेश्वर में इस वंश की स्थापना की थी। किसकी? वर्धन वंश की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुशेभूति वंश भी कहते हैं। तो कुशेभूति इसका संस्थापक कह सकते हैं कि कुशेभूति का ये क्या था, यह वर्धन वंश का, यह का मतलब कुशेभूति संस्थापक था। तो ये ध्यान में रखना है वर्धन वंश का संस्थापक कौन है। कुशेभूति कब की? 6ठी ईस्वी में। कहाँ पर की? थानेश्वर में। ध्यान रखना। और इसके लिए एक बात और आती है, शिव उपासकता। यह शिव उपासक था, यानी ये जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी ये कुशेभूति के बारे में पढ़ी। इसका इतिहास में वर्धन वंश के संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। थानेश्वर में इसकी स्थापना इसने की थी। ये शिव उपासक भी था। अब आगे बढ़ते हैं। कुशेभूति के बाद कौन सा शासक आएगा? प्रभावर्धन। प्रभावर्धन के बाद कौन सा आएगा? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन। यानी कुल मिला के इस वंश के 3 ही राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। प्रभावर्धन यानी कुशेभूति के बाद इस वंश का जो अगला राजा बनता है प्रभाकर वर्धन बनता है, लेकिन इसकी मृत्यु शासक बनते ही हो जाती है। तो इनके लिए इतना इतिहास में है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कुशेभूति के बाद कौन शासक बनता है? प्रभाकर वर्धन, यानी मृत्यु हो जाती है। यहाँ लिखता हूं राज्याभिषेक के बाद किसकी हो जाती है मृत्यु? प्रभाकर वर्धन की। अब इनकी मृत्यु होने के बाद फिर इनका पुत्र यानी इनके 2 पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, यहाँ लिख देता हूँ। राज्याभिषेक के बाद मृत्यु हो जाती है तथा राज्यवर्धन शासक बनता है। शासक बनता है, यानी इनके 2 पुत्र थे, ये दोनों ही पुत्र हैं, एक तो राज्यवर्धन और एक है हर्षवर्धन। यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, वह शासन करता है और वर्धन वंश को आगे बढ़ाता है। तो आपको प्रभाकर वर्धन में इतना सा ध्यान में रखना है कि राज्याभिषेक के बाद मृत्यु हो जाती है, फिर मृत्यु के बाद प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बनता है। तो अभी कहाँ पर आ गए?
राज्यवर्धन पे। तो राज्यवर्धन के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पे राज्यवर्धन था कि राज्यवर्धन, अगला शासक कौन आया प्रभाकर वर्धन के बाद, उसी का पुत्र था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है, राज्यवर्धन की हत्या। एक बंगाल शासक था, बंगाल जिसको गोंड शासक बोलते हैं, गोंड शासक सुशांत, क्या नाम था, सुशांत नाम था उसका, गोंड शासक सुशांत ने कर दी थी। तो यहाँ राज्यवर्धन भी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बनता है, लेकिन उसकी भी हत्या किसने कर दी, बंगाल का गोंड शासक था जिसका नाम था सुशांत, उसने इसकी हत्या कर दी, किसकी, राज्यवर्धन की। अब राज्यवर्धन के बाद इनके दो पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, तो उनका छोटा पुत्र, यानी छोटा पुत्र कौन है, हर्षवर्धन, यानी राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन शासक बनता है। और यही वर्धन वंश को लगभग बहुत लंबे समय तक वहां पर चलाता है, लगभग 40 वर्षों तक ये शासन करता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा राज्यवर्धन, जो राज्यवर्धन था उसकी हत्या सुशांत ने क्यों कर दी थी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी। जिनके प्रभाकर वर्धन के एक पुत्र था बड़ा राज्यवर्धन, दूसरा पुत्र था हर्षवर्धन, और इनके साथ अलावा इनके एक और पुत्री थी प्रभाकर वर्धन के, अर्थात इन दोनों की बहन थी जिसका नाम था, आपने नाम सुना होगा, राजश्री नाम क्या था उसका, यानी इनकी एक बहन थी, यहाँ लिखता हूं राजश्री, यहाँ थोड़ा अलग से लिखता हूँ, राजश्री नाम से एक बहन थी। ये राजश्री जो इनकी इन दोनों की बहन थी, उसको ये सुशांत क्या करता है, अपहरण उसका कर लेता है, यानी सुशांत द्वारा क्या कर लिया जाता है, राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है। तो उसको छुड़ाने के लिए कौन जाता है, राज्यवर्धन जाता है, लेकिन वो सुशांत से जीत नहीं पाता और वो युद्ध में मारा जाता है, यानी हत्या उसकी कर दी जाती। तो राजश्री अभी भी लापता है, यानी सुशांत ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी और बहन को भी अगवा कर लिया। तो इसका जो अब दायित्व किसका हुआ, अगला शासक कौन बना, हर्षवर्धन बना। अब यही राजश्री यानी अपनी बहन को छुड़ाएगा, सुशांत को मारेगा। तो अब अपन नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो हर्षवर्धन रहेगा। और इसमें जो वर्धन वंश में सबसे प्रतापी शासक भी हर्षवर्धन ही था। कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट था। तो इसके लिए अपन लिखते हैं हर्षवर्धन, पढ़ ले इसको, यहां से पढ़ ले। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे, राजश्री इनकी बहन की बस केवल याद रखना है। यहाँ तक हमने राज्यवर्धन पढ़ा। फिर यहाँ लिखते हैं कि राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई कौन था, हर्षवर्धन था। यानी यहाँ लिखता हूं राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई अगला शासक बनता है। अगला शासक बनता है, कौन सा अगला शासक, हर्षवर्धन। तो यह कहने का मतलब है अगला शासक कौन हुआ, हर्षवर्धन हुआ, जिसने 40 वर्षों तक शासन किया। अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। यह अंतिम हिंदू शासक था। देखो हमने
हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं कि राज्यवर्धन के बाद उसका छोटा भाई अगला शासक बनता है, जिसने 40 वर्षों तक अपना शासन चलाया और अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। यानी कहा जाता है वर्धन वंश की राजधानी जो हर्षवर्धन के समय कौन थी, वह थी कन्नौज। और प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर। यानी ये थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, कन्नौज ले गया था। अब हम इस राज्य मतलब हर्षवर्धन को आगे पढ़ते हैं तो इसमें इसकी राज्य की जो सीमाएं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो राज्य की सीमाओं का विस्तार, राज्य की सीमाओं का विस्तार, तो इसकी राज्य की जो सीमाओं का विस्तार था वो लगभग चारों दिशाओं तक फैली हुई थी। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको ध्यान में रखना। ये तो है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और ये पश्चिम, ये ध्यान रहेगा। उत्तर में तो थी हिमालय तक, हिमाच्छादित या हिमाच्छादित का मतलब है जो पर्वत हिम से ढके होते हैं वो हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी पूरा हिमालय कह सकते हैं, हिमालय क्षेत्र पूरा इसमें ही था। और दक्षिण में बात करें तो नदी आती है, हमने वहाँ एक नदी दक्षिण में अपने नर्मदा नदी तक, कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी, दक्षिण में नर्मदा नदी। और पूर्व में बात करें तो पूर्व में कहाँ तक था, यहाँ पूर्व में लिखना गंजाम तक। और पश्चिम में अगर अपन बात करें तो पश्चिम में इनका जो साम्राज्य था वो था वल्लभी तक। कहाँ तक था, वल्लभी। तो यहाँ इस जो यहाँ डायग्राम बनाया है ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं चेक करता हूं, दिख जाएगा आपको कि उत्तर में मतलब हर्षवर्धन ने अपनी राज्य की सीमाओं को उत्तर में हिमाच्छादित क्षेत्र, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम तक और पश्चिम में वल्लभी तक फैलाया था। ये उसकी सीमाओं का विस्तार है। पूछा जा सकता है हर्षवर्धन के समय उसकी सीमाओं का जो विस्तार था कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक उसकी सीमाओं का विस्तार बताना। अब ये अपने शासन काल में हर 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन करता था। और उस समारोह के आयोजन कहाँ पर करता था, गंगा यमुना नदी का संगम होता है वहां पर करता था। और उस समारोह पे खूब दान दक्षिणा देता था। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता था। तो उस समारोह में एक विदेशी यात्री था, चीनी यात्री, जिसका नाम है, हमने एक पढ़ा था, हमने गुप्त शासन काल में भी पढ़ा था कि एक चीनी यात्री था फाहियान, वो समुद्र मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। ऐसे ही हर्षवर्धन के समय भी एक चीनी यात्री उस समारोह में भाग लेने के लिए आता है, उसका नाम होता है फाहियान तो चंद्रगुप्त सेकंड में आया था, उसका नाम होता है हेनसांग। अभी मैं लिखूंगा, नाम थोड़ा अटपटा है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो अब हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन को, ये एरो से नीचे ये याद से हम हर्षवर्धन की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने राज्यवर्धन की थी, इसके पहले हमने प्रभाकर, यहाँ पे लिखा हुआ प्रभाकर वर्धन की थी। और इधर जो चर्चा की है वो पुष्यभूति वंश की मतलब संस्थापक के रूप में हमने पुष्यभूति की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सीमा का विस्तार हो गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं, राज्य मतलब हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन का ही नाम लिख देते हैं हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन। अंतिम हमने इसके बारे में पढ़ा, अंतिम हिंदू सम्राट था, इसका शासनकाल 606 से
647 तक था, अंतिम हिंदू सम्राट था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इसने 40 वर्षों तक शासन किया। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। इसकी राज्य की सीमाएं कहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक फैली हुई थी, पूर्व से पश्चिम तक कहाँ तक फैली हुई थी, ये हमने चर्चा कर ली है। इसने अपनी राजधानी 48 वर्ष से कहाँ ले गया, कन्नौज ले गया। अब हमें इसकी चर्चा करनी है कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन करता था। इसमें या महोत्सव लिखता हूं, महोत्सव का आयोजन तो कब करता था, प्रत्येक 5 वर्ष में कहां पर करता था, गंगा व यमुना नदी के संगम पर। और उसमें क्या करता था, संगम पर करता था। उसमें वह दान देता था। तो ये महोत्सव है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार करता था। और कहाँ करता था, गंगा और यमुना के जो संगम था वहां पर करता था। और उसमें वो क्या करता था, दान देता था। ऐसा ही एक छठे प्रकार का महोत्सव था जिसमें एक चीनी यात्री आया था। ऐसा ही 6 नंबर का है, मतलब 6 नंबर के महोत्सव में एक चीनी यात्री, नाम ध्यान रखना, चीनी यात्री जिसका नाम है हेनसांग, क्या नाम है, हेनसांग, नाम थोड़ा अटपटा है, हेनसांग भाग लेने के लिए आया था। ध्यान रखना क्या था वो, भाई एक समारोह करता था जो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता था। कहाँ होता था ये समझा दिया। इसमें ये ध्यान रखना, ऐसे ही छठे समारोह में यानी 6 नंबर, यानी उसने 5 पहले कर दिए होंगे। छठे समारोह में चीनी यात्री हेनसांग, नाम थोड़ा देख लेना, हेनसांग भाग लेने के लिए आया था। तो ये हमने चर्चा की। अब आगे अगर हम चर्चा करें कि जो हर्षवर्धन है, इसने अपने दरबार में कुछ विद्वानों को शरण दी थी। ये खुद भी विद्वान था, यानी इसके द्वारा भी, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा भी 4 संस्कृत भाषा में नाटक लिखे। यानी इसने भी खुद, ये भी एक लेखक था, एक अच्छा विद्वान था। इसके द्वारा भी 4 संस्कृत भाषा में नाटक लिखे गए थे, जिनकी हम एक चर्चा करते हैं। जिनका पहला नाम हम लिखते हैं, जो इसके द्वारा जो भाषा में, कौन सी भाषा थी वो, संस्कृत थी। इसने नाम लिखे, एक है नागानंदा। सेकंड की अगर अपन बात करें, रत्नावली, सेकंड में जो नाटक लिखा रत्नावली। और जो 3rd नंबर पे लिखा इसने, नहीं 3 ही थे, 3 नाटक इसने लिखे हैं, 4 नहीं है। 3 संस्कृत भाषा में उसने नाटक लिखे। एक है प्रियदर्शिका, क्या नाम है, प्रियदर्शिका नाम के इसने 3 नाटक लिखे थे। अब इन तीन नाटक, मतलब खुद विद्वान था, ये भी आप पता होगा कि हर्षवर्धन भी खुद विद्वान था, लेकिन इसने कुछ विद्वानों को आश्रय दिया था। यानी इसके जो दरबार में विद्वान थे, यहाँ लिखता हूं, सुबंधु नाम का था एक मतांग दिवाकर, एक एक मयूर नाम का, और एक है बाण भट्ट, जो सबसे प्रसिद्ध है बाण भट्ट।
अब बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे, यहाँ लिखता हूँ, कौन सा लिखता हूँ, दरबारी कवि। कौन थे इसके दरबारी कवि? और तो सब विद्वान थे, लेकिन बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई है, कादम्बरी। किनके द्वारा? कादम्बरी किनके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है कादम्बरी। और एक और लिखा गया इन्हीं के नाम पे, हर्ष चरित्र। तो यहाँ हमने इनके जो सुबंधु मतांग दिवाकर, मयूर और बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबार में इनको आश्रय मिला हुआ था, यानी इनके दरबार में ये विद्वान थे। पूछा जा सकता है हर्षवर्धन के दरबार में आश्रय पाने वाले विद्वान के नाम को आप आराम से लिखते हो, सुबंधु मतांग दिवाकर, मयूर, बाणभट्ट। इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, इनके द्वारा बाणभट्ट के द्वारा ये कादम्बरी और हर्षचरित्र, यानी इसी के नाम पे एक वो लिखी थी। अब इसके इन्होंने भी खुद ने भी संस्कृत भाषा में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये यहाँ तक हमने अर्थ के बारे में पढ़ा। यहाँ अर्थ के बारे में इतना ही है। अब आगे अगली क्लास में नए वंश के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। ये दिख नहीं रहा होगा।